पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कई बार। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इनसे बनते हैं आप लोगों के वनस्पतिक नाम से। जितने भी आप लोगों के क्या होते हैं पौधे होते हैं उनका क्या नाम बनता है, उनका आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है बॉटनिकल नेम। तो बताइए मूंग का वनस्पतिक नाम क्या होगा? बिगना रेडिएटा। ओके वेरी गुड। और कोई इस आंसर के साथ जाना चाहता है तो जरा बताइए। तो बोले जी सर बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? बिगना रेडिएटा। क्या ये आंसर सही है? बिगना रेडिएटा। तो बोले यस बिल्कुल ये हमारा वनस्पतिक नाम होगा। अभी वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश जो है एक कॉमन नाम से जानते हैं। जैसे आप जो है अपने एरिया में तो मूंग कह देंगे, लेकिन जो लोग मराठी वाले हैं, जो लोग तमिल वाले हैं, या जो और अलग भाषी लोग हैं जैसे चाइना वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, तो इनके लिए कॉमन नाम होना चाहिए बॉटनिकल नेम। तो बिगना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है मूंग को। अब पेपर में यह भी पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, कि बॉटनिकल नेम जो मूंग का है वो बिगना रेडिएटा है। यदि आप लोगों से लेटेस्ट नाम पूछ लिया जाए तो लेटेस्ट मतलब इसका नाम परिवर्तित किया जा चुका है, इसका नया नाम क्या है, नया बॉटनिकल नेम कोई बताएगा? बिगना रेडिएटा का एक नया नाम रखा गया है। अब बिगना रेडिएटा पुराना हो गया है। कोई नया नाम यदि आप जानते हो तो बताएगा कोई? नहीं मालूम? याद रखिएगा बच्चों इसका नाम होता है हमारा फैसियोलस ऑरियस। क्या ये नाम सुना है आप लोगों ने कभी? जी बोल सर नहीं सुना है, ये नाम हमने नहीं सुना है। प्रॉब्लम अब यहीं से चालू हो जाती है, क्योंकि पेपर में आजकल आप लोगों को बिगना रेडिएटा नाम नहीं मिल रहा। देखो मिलेगा तो आपका भी सही और दूसरे बच्चों का भी सही, ठीक है, लेकिन यदि ये नाम मिल गया तो आप लगा के ही नहीं आते। आते क्या बताओ? ठीक है फैसियोलस, ठीक है फैसियोलस ऑरियस, फैसुलस ऑरियस के नाम से इसे जाना जाता है। बन जाएगा क्या? यदि अब आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। ये इसका नया बॉटनिकल नेम है। पुराना बॉटनिकल नेम आजकल पेपर में नहीं आ रहा है, जो आप सभी को पता होता है। चलो ये कौन से परिवार से बिलोंग करता है जरा बताओ? ये किस कुल में पैदा हुआ है, किस फैमिली में इसका जन्म हुआ है? तो बोले सर ये मूंग है, और मूंग होती दाल। मूंग क्या है हमारी सर? दाल है। हम मूंग की दाल का सेवन करते हैं। तो दाल जितनी भी होती है सबकी सब लेगुमिनेसी परिवार की होती हैं। कौन से परिवार की होती हैं? तो सर इन्हें कहा जाता है लेगमिनियस क्रॉप। जी लेगमिनेसी के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। यदि लेगमिनेसी नाम नहीं आया तो लेगमिनेसी नाम को ही और किस नाम से जाना जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसी को फेवेसी भी कहा जाता है? फेवेसी या फवासी ऐसा कुछ कहते हैं क्या? बोले यस सर, लेगमुनेसी परिवार का ही एक नया नाम है फेवेसी, इस नाम से इसे जाना जाता है। चलो ये भी नाम ना मिले तो क्या लगा के आओगे? लेगुमिनस आपने पढ़ा है, नहीं मिला ऑप्शन में। फेवेसी आपने पढ़ के गया है, ये भी ऑप्शन में नहीं मिला, क्या लगा के आओगे? तो क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है? देखो बेटा क्वेश्चन वही रहेगा कि भैया मूंग का, ठीक है, संबंध किस कुल से है? व्हाट इज दी फैमिली ऑफ ग्रीन ग्राम। लेकिन ऑप्शन में यदि आप लोगों को ये दोनों ऑप्शन ना मिले तो फिर आपको ऑप्शन में लगाना पड़ेगा पेपलियोनेसी। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? पेपलियोनेसी, इस नाम को भी, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग फेवेसी कहते हैं और इसी को हम लोग लेगुमिनेसी के नाम से जानते हैं। ये तीन नाम हैं। जैसे आपके घर में नाम नहीं होते, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, फिर दोस्त और किसी निक नेम से जानते हैं आप लोगों को, बस वैसे इसके तीन नाम हैं।
या तो लेगुमिनेसी के नाम से आ जाए, या तो फेबेसी के नाम से मिल जाए, या तो पेपिलियोनेसी के नाम से मिल जाए। तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब मूंग आप सभी लोगों ने देखा है क्या? ऐसा कोई जिसने मूंग देखा ना हो? ऐसा कोई बच्चा है जिसने मूंग ना देखा हो? या सबने देखे मूंग? खाया भी होगा मूंग, तो मूंग दाल खाते हैं, मार्केट में मिल जाती है। जी, देखा है मूंग, नहीं देखा है? चलिए, वेरी गुड, देखें सभी लोगों ने। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि जो मूंग है इसको पहली बार किस देश में देखा गया? जी, मूंग की उत्पत्ति कौन से देश में हुई है? इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, नेपाल में, अमेरिका में, कहां हुई है इसकी उत्पत्ति? जी, इंडिया इसका उत्पत्ति स्थान है। यदि आपने मूंग को देखा होगा स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी मूंग। कुछ इस तरीके से आपकी क्या नजर आती है? मूंग नजर आती। देखा होगा? बोलिए यस, बिल्कुल देखा हुआ है, मूंग है। ठीक है। और मूंग की आपने दाल भी देखा होगा। नॉर्मली मूंग की जो दाल आती है, ठीक है, वो मूंग की दाल कुछ इस तरीके की नजर आती है। बोले यस, बिल्कुल देखा है, खाया भी है। ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान है स्टूडेंट्स इंडिया। इसका यदि आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए, ओरिजिन पूछ लिया जाए, ठीक है, उत्पत्ति स्थान यदि पूछ लिया जाए, तो उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? उत्पत्ति स्थान है इसका इंडिया, भारत। जी, और भारत यदि नहीं मिला मान के चलो, तो आपको फिर लगाना पड़ेगा एशिया। वो भी कौन सा एशिया? सेंट्रल एशिया, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य एशिया। यदि इंडिया नाम नहीं मिले तो एशिया मिलेगा आपको नाम। इंडिया नहीं मिला तो एशिया नाम आपको मिलेगा। ये उत्पत्ति स्थान है इसका। चलिए, अब गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या, जी, आप लोगों से यदि पेपर में क्या पूछ लिया जाए, गुणसूत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम नंबर के नाम से जानते हैं। अब ये गुणसूत्र क्या होता है? तो सर, जिसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं, 2n बराबर लिखा जाता है। अब ये 2n बराबर क्या होता है सर? एक नर को और एक मादा को इंडिकेट करता है। जो 2n बराबर होता है 22, 2n इक्वल टू 22 होता है। नर और मादा की जो यहां पर संख्या है वो क्या होती है? 22 होती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जो हमारी मूंग होती है, क्या इसमें प्रोटीन पाया जाता है? बोले हाँ सर, हमें तो हमेशा पढ़ाया गया है कि हमेशा क्या किया जाना चाहिए? दालों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन तो दालों में पाया जाता है। तो बोले यस। तो मूंग को खाने में कितना % आपको प्रोटीन मिल सकता है, जरा बताओ? मूंग को खाने में क्या 25% प्रोटीन मिलेगा, या 45% प्रोटीन मिलेगा, या 95% प्रोटीन मिलेगा, या 75% प्रोटीन मिलेगा? मूंग का सेवन करने पर प्रति 100 ग्राम, 100 ग्राम यदि आप मूंग ले रहे हैं, तो उसमें कितना प्रोटीन मिल जाएगा 100 ग्राम में? तो सर, उसमें लगभग हमें 25 ग्राम मिल जाएगा। अनुमान कहने का मतलब यह है कि भैया 100 ग्राम यदि हमने लिया, मान के चलो 100 ग्राम यदि लिया, तो 100 ग्राम में हमें 25 ग्राम मिल जाएगा क्या? प्रोटीन। ऐसा आप उसको समझ सकते हो। तो 25%, कितना बच्चों? 25% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब मूंग को खाने में कौन सा प्रोटीन मिलेगा? क्योंकि प्रोटीन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जी, मूंग यदि आप खाते हैं तो इसमें कौन सा प्रोटीन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जरा बताइए उस प्रोटीन का नाम। विच प्रोटीन प्रेजेंट इन ग्रीन ग्राम? मूंग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नहीं मालूम? सर, मूंग में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम सुना है क्या आप लोगों ने? बोले यस, सुना हुआ है। राइबोफ्लेविन नाम का क्या पाया जाता है? इनमें प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना, पेपर में आ चुका है कई बार। सर, राइबोफ्लेविन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। चलो, क्या यदि आपने मूंग खाया होगा, जैसे आपने कच्ची वाली मूंग खाया होगा खेतों में, ठीक है, जो आपको मैंने अभी दिखाया था, जो उसकी फली दिखाया था ना, जैसे मटर है, चना है,
जैसे आप चना खाते हो तो हल्का सा खट्टा लग जाता है चना खाने में, लगता है कि नहीं लगता, हल्का सा खट्टा चना खाओ तो। वैसे यदि आप मूंग खाते हो तो मूंग को खाने में हल्का सा खट्टा सा पन आता है, कच्ची वाली खाएंगे तो बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा आप लोगों को अम्ल मौजूद मिल जाएगा देखने के लिए, यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी, तो क्या आप लोगों ने स्टूडेंट्स स्कार्बिक एसिड का नाम सुना है, हाँ या ना? स्कार्बिक अम्ल, बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। स्कॉर्बिक एसिड का नाम हमने सुना हुआ है, ये अम्ल पाया जाता है इसमें। चलो ठीक है, क्लियर है। इसको खाने में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा, विटामिन बी सबसे ज्यादा मिलेगा, विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलेगा, विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलेगा? चलो, एक बच्चा कह रहा है कि इसको खाने में विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी का मतलब है कि ये नींबू जैसा लगता है, क्योंकि नींबू में ही सबसे ज्यादा होता है, नींबू संतरा, उसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब मूंग को खाओगे तो आपको इतना खट्टा लगेगा जैसे नींबू लगता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें कि हम विटामिन सी दे रहे हैं। विटामिन सी का मतलब होता है कि भैया टोटल खट्टा, टोटल खट्टा मतलब जैसे नींबू होता है, संतरा होता है, इमली होती है। फिर आप लोग इसकी सब्जी दाल के रूप में क्यों खाते? इसको खा ही नहीं पाओगे भैया। नींबू की सब्जी खाता है कोई खाने वाला? बताओ कि सर मैं नींबू की सब्जी खाता हूं, मैं इमली की सब्जी खाता हूं। जी, तो स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है विटामिन बी। क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है हमारा विटामिन बी, याद रखिएगा। और विटामिन बी जो है इसी का नाम होता है थायमीन। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? थायमीन, बोले यस, सुना हुआ है। विटामिन बी का नाम क्या होता है बच्चों? थायमीन नाम होता है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। ये मूंग जो है, यदि आपके पास में पानी की कमी है तो आप इसको उगा सकते हो। सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल में इसको रखा गया है, सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली। आपको जिस वर्ष लगे कि भैया इस वर्ष जो है हमारे पास में पानी की कमी है, तो हम गेहूं ना लगा के मूंग लगा सकते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत से लोग जो है मूंग लगाते हैं, क्योंकि गर्मी में पानी थोड़ा सा कम होता है तो मूंग हो जाती है। सूखा सहनशील फसल है मूंग, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भैया रबी की फसल कौन सी है, तो क्या ये रबी की फसल है बच्चों? बताओ, क्या ये रबी क्रॉप है? बोलिए सर, रबी की क्रॉप मतलब जिसको गेहूं के, ठीक है, बिहाफ में लगाया जाता है। और रबी की फसल का समय क्या होता है बताओ? सर रबी की फसल लगाई जाती है हमारी कब? अक्टूबर नवंबर में लगा दी जाती है। कब लगा दी जाती है? तो सर ये लगा दी जाती है अक्टूबर नवंबर में, सही है क्या? अक्टूबर नवंबर में लगा दी जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, फिर काटा कब जाएगा? इसको काटेंगे कब? जब ये अक्टूबर नवंबर में लग रही है तो पेपर में आता है कि भैया इनका सोइंग टाइम कब होता है। लगाने को तो बरस भर लगा सकते हैं, रबी में, खरीफ में, जायद में, आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन जो मेन इसका समय होता है वो अक्टूबर नवंबर वाला सही समय माना जाता है। फिर कब इसको आप हार्वेस्ट करोगे? ये तो सोइंग का समय हो गया। सोइंग का मतलब होता है लगाना, जिसे हम लोग कहते हैं बुवाई। बुवाई का समय हो गया अक्टूबर नवंबर। कटाई का समय कब होगा? हार्वेस्टिंग का समय। सर ये 4 महीने की फसल है, अक्टूबर में लगाओगे तो कब काटोगे? तो सर फरवरी में। तो फरवरी मार्च में क्या कर लिया जाएगा? सर इसको काट लिया जाएगा। फरवरी मार्च में क्या कर दी जाएगी? इसकी कटाई कर दी जाएगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। पूरे विश्व में यदि 100% मूंग होता है, पूरे विश्व में 100% ही होगा सबको मिला के। बोलिए यस सर। तो उसमें भारत कितना कंट्रीब्यूशन करता है मूंग में, बताओ? पूरे विश्व में यदि मान के चलो 100 किलो मूंग होता है तो इंडिया अकेला कितना किलो उगा लेगा, ऐसा समझ सकते हो आप उसको।
जी, पूरे विश्व का कितना परसेंट इंडिया उत्पादन करता है? क्योंकि इंडिया मूंग उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन ग्राम? मूंग का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश सर इंडिया। कितना परसेंट? तो सर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंडिया उत्पादन करता है, भारत उत्पादन करता है, ठीक है। और भारत एशिया महाद्वीप में आता है, इसलिए एशिया भी लिख दिया जाता है इसको। एशिया मतलब क्या है भैया? हम एशिया महाद्वीप में तो रहते हैं। बोलिए सर। तो इंडिया कितना करता है? सर इंडिया करता है टोटल प्रोडक्शन का 70%। यदि पूरे विश्व में 100 किलो उत्पादन हो रहा है तो 70 अकेला इंडिया उत्पादन करता है। इतना ज्यादा मूंग का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, सर्वाधिक प्रोडक्शन करने वाला है। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद में बच्चों आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, जो हमारी मूंग होती है, क्या स्टूडेंट्स इसमें बसा पाया जाता है? बसा, बसा मतलब इसको खा के थोड़ा सा मोटापा आ सकता है क्या? फैट पाया जाता है क्या? बोले हाँ सर, बसा पाया जाता है 1.3%। बसा पाया जाता है 1.3%। क्या स्टूडेंट्स इसमें फाइबर पाया जाएगा? फाइबर, फाइबर का मतलब होता है रेशा। रेशा, जैसे इनकी जो टहनियां रहती हैं, आपने देखा होगा, टहनियां जो होती है इनसे रेशा निकाल लिया जाता है। रस्सी टाइप की निकलती क्या इनकी टहनियों को छीलने छीलने पर? देखा होगा आप लोगों ने। जूट है, पटसन है, इनसे तो क्या करते हैं हम लोग, टहनियों को क्या करते हैं सर, इनके रेसे रेसे निकलते हैं, फिर उसी की तो रस्सी बनती है। सुतली जिसे कहते हैं, सुतली, रस्सी, या आपके जूट के जो है डोरमेट बनते हैं। देखा आपने डोरमेट? आपके सबके घर में जो पैरदान होते हैं, गलीचा वगैरह होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। आजकल तो हालांकि जो है भेड़ों की जो ऊन होता है, उनकी जो बाल होती भेड़ों की, उनसे ज्यादा बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बोरियां तो इसी से बनती हैं, रेसे वगैरह से। तो क्या इसमें रेसा पाया जाता है? बोले यस सर, कम पाया जाता है, लेकिन 4.1%। 4.1% क्या पाया जाता है इसमें? रेशा पाया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये फसल कितने दिन की है, क्रॉप ड्यूरेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप ड्यूरेशन मतलब ये फसल समय अवधि जिसे हम लोग कहेंगे, फसल समय अवधि या समयावधि, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, समयावधि। फसल समय अवधि कितनी होगी बच्चों, जरा इसकी बताओ। तो स्टूडेंट्स इसकी फसल समय अवधि जो है, क्या ये 60 से 70 दिन होगी? 60 से 70 दिन। या स्टूडेंट्स 90 से 120 दिन की ये फसल होगी? या स्टूडेंट्स ये 120 से 100, ठीक है, 50 दिन की फसल होगी? या स्टूडेंट्स ये जो फसल है ये हमारी, ठीक है, 90 से, ठीक है, 95 दिन की होगी? बताइए मूंग जो लगाई जाती है ये कितने दिन की फसल है? एक्चुअल जो फसल का समय है वो कितना है? आप भले उसको लेट काटो, वो एक अलग बात है। जैसे मक्का आपके खेत में आ गया है, भैया आपकी इच्छा नहीं हो रही, आप 10 दिन 15 दिन बाद काटोगे, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि भैया मेरी फसल जो है वो 4 महीने की पूरी पूरी हो गई। आप पहले भी काट सकते थे, समय नहीं था लेकिन आपके पास में, तो आप अपने ऊपर लेकर मत बताइएगा जी। 60 से 70 दिन की फसल है ये, 60 से 70 दिन की, जी हाँ। किसान गर्मियों में सबसे ज्यादा लगाता है ना, क्योंकि गर्मियों में यदि आपको तरबूज नहीं लगाना है, खरबूज नहीं लगाना है, ककड़ी नहीं लगाना है, लौकी नहीं लगाना है, तो वो क्या करता है, इसको उगा लेता है। तो ये एक्चुअल क्या है सर, 65 से 70 दिन की फसल है। 65 से 70 दिन की फसल है, तो इसे हम लोग 60 से 70 वाला आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद में आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, इसे कितनी गहराई में लगाएंगे, या किसी भी फसल को कितनी गहराई में लगा सकते हैं, इसकी डेप्थ क्या होगी, सोइंग डेप्थ। नॉर्मली यदि आपने देखा होगा जैसे चना है, ठीक है, मटर है, ठीक है, तो बुआई की जो गहराई होगी
गहराई यदि नीचे चला जाएगा तो फसल नहीं उगती, आपने देखा होगा। जैसे आप लोग जो है क्या लगा दें, तो बोले सर यदि हम धनिया लगा दें, तो धनिया लगा देते हैं तो क्या होता है, तो सर धनिया ज्यादा गहराई में चला जाता है तो धनिया नहीं होता है। तो क्या करेंगे फिर, तो सर थोड़ा सा क्या करना है, उथली ऊंचाई पर उसको बोना है। तो जो बुआई करेंगे वो कितनी गहराई पर होना चाहिए जी, 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पर बच्चों, 2 सेंटीमीटर। आप ठीक है मेजर भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी बुआई की जाती है श्रीडिल के मदद से, या फिर आपको जैसे नॉर्मली यदि आपके पास में बैल है तो बैलों की मदद से भी आप जो है वो हर वाली विधि से बोते हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, उसका जो गेज होता है वो सेट कर लिया जाता है। गेज समझते हो ना, वो जो नीचे ऊपर करने का होता है कि भैया कितनी ऊंचाई पर बोना है, कितने नीचे पर बोना है। तो वो ट्रैक्टर में भी पीछे जो है आपकी सिडिल में लगा होता, तो वो गेज जो है वो सेट कर लेते हैं गेज को। तो उसको 2 सेंटीमीटर का कर लेंगे बुआई करने के लिए। और जैसे मक्का मक्का मोटा दाना है तो मक्के को थोड़ा सा और थोड़ी सी गहराई में कर सकते हो, उसको 4 सेंटीमीटर में आप बो सकते हो, 5 में भी बो सकते हो क्योंकि मक्का मोटा दाना है। गेहूं तो सर गेहूं को सर 3 में रखना पड़ेगा। राई राई सर राई काफी बारीक होता है, इसको 2 ही सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। तो जो बारीक दाने होते हैं इन्हें आप ज्यादा गहराई में नहीं बो सकते। तो ये अपने कॉन्सेप्ट से बन जाएगा क्या, मोटे दाने 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा यदि मीडियम रहा तो 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर, और ज्यादा ही बारीक रहा तो 2 सेंटीमीटर, 1.5 1.5 के आसपास में बोते हैं। और यदि आपने गहराई में बो दिया मान के चलो तो फिर एक भी दाना सक्सेस नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा सक्सेस नहीं होता है, सही बात है। तो ये भी आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, ये आपका सेल्फ जो है ठीक है अनुभव काम करेगा। लेकिन हालांकि हमने आपको बता दिया है, नहीं तो ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बनते हैं कि जो ठीक है कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं। तो आपको तो हमने पहले ही बता दिए, मोटे दाने 5 सेंटीमीटर। चावल कैसा दाना है बताओ, चावल कैसा दाना है, चावल मोटा है पतला है या मीडियम में आएगा? क्या उसको राई के साथ कंपेयर करोगे या गेहूं के साथ कंपेयर करोगे जी? जैसे मस्टर्ड जो है ये बारीक है, हम बारीक की ले लेते हैं, सरसों बारीक है मान के चलो, तो सरसों को कितनी गहराई में बोओगे, तो सर सरसों को 2 सेंटीमीटर में बोएंगे। गेहूं के साथ में कंपेयर कर सकते हैं क्या चावल को, बताओ? आप खुद समझदार हैं, एक एक बस पता हो जाए आपको। सर इसको हम लोग 3 से 3.5 सेंटीमीटर की गहराई में बो सकते हैं। जैसे मक्का आ जाए मान के चलो, मक्का मेज आ जाए, ये मोटा दाना है थोड़ा सा, मक्का के साथ में सोयाबीन भी आ जाएगा क्योंकि सोयाबीन भी मोटा होता है, चना भी मोटा होता है। तो ये इसके साथ में जाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर के आसपास में जाएगा जी। तो सर स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई हमसे बोलेगा कि राइस कहाँ आएगा, सर राइस यहां जाएगा चावल, क्योंकि चावल जो मीडियम होता है, चावल मीडियम होता है जी। आया समझ में, नहीं आया? ये आपके स्वयं का जो ठीक है सोचने की क्षमता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। बन जाएगा, चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे इसमें ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा ठीक है। अगला हमारा प्रश्न होगा मूंग पर बेस्ड, क्योंकि मूंग पर लगातार क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं, तो वही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा ठीक है। पेपर में पूछ लिया जाए यदि आपसे, क्वेश्चन के रूप में चल रहे हैं, द स्टेट ऑफ इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन ग्राम, मूंग का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। मूंग का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, अभी मैंने आपको देश बताया हूं,
आपको पेपर में क्या पूछा जा रहा है, राज्य पूछा जा रहा है, तो बिना ऑप्शन के शायद कुछ लगाना आप चाहें तो स्वागत है आपका। जरा बताइए किस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे बच्चों, सबसे ज्यादा कौन करता है? क्या इसमें स्टूडेंट्स हमारा एमपी आएगा, मध्य प्रदेश? क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है यूपी आएगा? या स्टूडेंट्स इसमें जो है छत्तीसगढ़ आएगा? या स्टूडेंट्स ठीक है इसमें कोई और आना चाहिए? जी चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा तेलंगाना। ठीक है, इसका मतलब आप लोग आंसर गलत करके आते पेपर में। एमपी नहीं है बेटा, सबसे टॉप पर जो है आपका तेलंगाना है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले कौन है सर? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में से उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर एमपी का नंबर आता है। मूंग के लिए जो तासीर चाहिए, मतलब जो मौसम चाहिए वो हल्का गर्म चाहिए। कैसा मौसम चाहिए इनके लिए? हल्का सा गर्म मौसम चाहिए। तो बताइए फिर क्लाइमेट क्या चाहिए इनको? 12 से 12 महीने इनके लिए क्लाइमेट कितना अच्छा है बताओ? यदि आपसे पेपर में जाए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब एक तापमान जिसमें ये सुटेबल है, उस तापमान में हो जाएगी। सर तापमान है इसका 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। तो सर हमारे यहां जब गर्मी पीक पर होती है तभी 35 से ऊपर होता है। गर्मी जब पीक पर होती है तभी जाके 35 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है 38 तक। नहीं तो वर्ष भर तो हमारा यही टेम्परेचर होता है एमपी का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। पक्का यही होता है क्या? एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। वो सर गर्मी का जो एक लेवल है 30-35, 30-35, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला, जिसमें हल्का सा जो है पसीना आ जाए आपको, तो सर ये तेलंगाना तरफ, साउथ तरफ मिलेगा 30-35। क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंड में कम हो जाता है। ठंड में हमारे यहाँ जो है वो 20, 18, 20, 22 इतना होता है ठंड में। हमारे यहाँ तो कम हो जाता है थोड़ा सा। तेलंगाना तरफ, साउथ तरफ गर्मी जो है वो हमेशा रहेगी या फिर ठंड के मौसम में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, 5-6 हो जाएगा? वो सर नहीं, ठंड में तो उधर ठीक है टेम्परेचर फिर भी आपको 25 मिलेगा साउथ तरफ। तो साउथ में इसलिए इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। साउथ तरफ जो है आपको वर्ष भर अच्छा खासा टेम्परेचर मिलता है, तो ये साउथ में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। ठीक है, तेलंगाना साइड में। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा आप लोगों को, यहां भी दिक्कत किसी प्रकार की आप लोगों को नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों को, ठीक है, पेपर में यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि आप लोगों को भंडारण करना है, जैसे मान चलो मूंग के रेट आपको अच्छे नहीं मिले, मूंग के नहीं मिल रहे हैं, मक्के के रेट आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, चना का आपको रेट नहीं मिला, गेहूं का आपको रेट नहीं मिला, तो क्या कुछ किसान होते हैं जो उनको स्टोर करके रख लेते हैं? जी, क्या वो उनको स्टोर करके रखते हैं? बोले यस सर, स्टोर करके रखते हैं। भंडारण नहीं करते क्या? भंडारण, बोले यस सर, भंडारण किया जाता है। और जो भंडारण करके रखता वही पैसे कमाता है। जितने भी ठीक है खरीदार होते हैं, साहूकार जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली, कि भैया साहूकार लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, खरीदी करते हैं आपसे। जैसे मार्केट में यदि 2000 रुपए रेट चल रहा है, देखा होगा आप लोगों ने, जैसे मंडी का रेट यदि 2000 रुपए है, 2000 रुपए पर क्विंटल है, तो आपसे क्या करते हैं वो, तो सर वो हमसे क्या करते हैं, 1800 रुपए में ले लेंगे, क्योंकि हमें खर्च वहां तक पहुंचाने में, ठीक है, 2000 के यदि हम बेच रहे हैं तो हमें खर्च भी लगता है ना, लाने का, ले जाने का, उठाने का, फिर वहां रखने का, फिर बेचने का, बहुत खर्च आ जाता है। तो हम लोग 1800 रुपए में दे देते हैं। तो फिर उसको 2000 में तो घाटा आएगा, क्योंकि उसको भी तो खर्च लग रहा है ले जाने वाले को। तो वो क्या करता है सर, उसके वेयर हाउस बने होते हैं। इनके क्या बने होते हैं, वेयर हाउस। ये अपना पूरा का पूरा अनाज जो है वो वेयर हाउस में रख देते हैं। और जब रेट देखा कि भैया रेट क्या हो गया, 2400 हो गया है, तो फिर अपना वेयर हाउस से माल निकाल लेते हैं, फिर मुनाफा कमा लेते हैं। क्योंकि उनको तो खर्चा 2000 में पड़ रहा है ना, 1800 की चीज 2000 में पड़ जाएगी उनको रखे रखे सब मिला के। फिर वो सब क्या करेंगे सर, 2000 में उनको पड़ा है क्योंकि 1800 में लिए, खर्चा पानी लग गया, लाने ले जाने का हमाली लग गई, फिर वो उस समय बेच देते हैं। लेकिन यदि उनने आपसे खरीदा 1800 में और उसने रखा, और यहां पर वो क्या हो जाए, यदि वो क्या हो जाए
उसमें सड़न लग जाए, उसमें फंगी लग जाए, या उसमें क्या लग जाए, घुन लग जाए। आपने सुना होगा घुन लग जाते हैं, लगते हैं क्या घुन? बोले यस सर, बिल्कुल घुन लग जाते हैं। तो फिर क्या उस अनाज को मार्केट में भेजा जाएगा तो क्या कोई खरीदार मिलेगा सही रेट वाला? बताओ। बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में तो पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो गया, समाप्त। ऐसे में पूरा का पूरा बिजनेस जो है समाप्त हो गया। यदि मान चलो 50 लाख 60 लाख का यदि उसने सामान भरा होगा तो पूरा सामान क्या हो गया, समाप्त। क्यों? वो सर क्योंकि इसमें क्या रह गई सर, इसमें रह गई मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता नमी, इसमें ज्यादा नमी रह गई, यदि गीला रह गया। कुछ किसान बहुत क्या होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर सुखा लेते हैं, नीचे नीचे गीला वाला रहने देते हैं और मार्केट में पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा पहले जो है हर ग्राम की ग्राम पंचायत जो होती थी, ग्राम पंचायत खरीदारी करती थी। तो जो बड़े लोग रहते थे, गांव के जो दिग्गज लोग रहते थे, पैसे वाले, जिनका दबदबा ज्यादा रहता था, तो वो लोग अपना गीला ही अनाज बेच देते थे, क्योंकि ज्यादा उसका वेट रहेगा, वजन रहेगा, तो पैसा ज्यादा बनेगा और सुखाना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट है वो सब अब अनाज नहीं ले रही हैं। बोले आपको हम दे दे रहे हैं, जाओ और कहां दे के आओ, वेयर हाउस में दे के आओ। क्या ये बात सही है? बोले यस, बिल्कुल सही। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो सर पूरा खेल है मॉइस्चर का। यदि गवर्नमेंट ने खरीद ली और उसमें क्या लग गया सर, यदि उसमें नमी ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बोले यस सर। तो यदि हमको इससे बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सर हमें मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मॉइस्चर मेजर कौन करेगा? क्या कोई यंत्र है मॉइस्चर मेजर करने का? बताओ। वो सर किसी भी ग्राम पंचायत के पास में नहीं मिलेगा, किसी सोसाइटी के पास में नहीं मिलने वाला है। तो मिल जाएगा, मिल सकता है क्या? बोल सर नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो फिर ये समझेगा कौन, इसकी जानकारी किसको होगी? तो सर कभी भी नमी यदि हमें देखना पड़ता है, नमी कम से कम होना चाहिए कितना परसेंट, 9 से 10% बस नमी होना चाहिए, 9 से 10%। हाँ, एवरेज आप 10 भी बोल सकते हो, 10% नमी होना चाहिए। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पूरा 100% सूखा होना चाहिए। चलो, यदि मैं आपको कहूं कि भैया जैसे मान चलो हमारे पास में मक्का है, किसान ने मक्का की कटाई किया आज, और किसान ने क्या किया है, मक्के को बिल्कुल सुखा लिया, 100% सुखा लिया है, 100% सुखा लिया है बिल्कुल। तो क्या ये जो 100% किसान ने सुखाया है, क्या ये मक्का खराब नहीं होगा? क्या ये मक्का खराब नहीं होगा? बताओ। 100% सूखी हुई मक्का खराब नहीं होगी? सबसे पहले यही होगी खराब। सबसे पहले कौन सी होने वाली? यही खराब होने वाली। क्योंकि यदि इसमें 100% यदि सूखापन आ गया है, ठीक है, तो ये कठोर हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। जिसे जानवर के सामने भी खिलाओगे तो जानवर खाने से मना कर दे, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, यही खराब हो जाएगी, मतलब खाने योग्य नहीं रहेगी। और यदि ज्यादा मॉइस्चर हो गया, नमी कितनी होगी मान के चलो, जैसे मान चलो हमने क्या किया, 9 से 10% हमें क्या चाहिए, नमी चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, इसको ड्राई कर लिया। ड्राई कितना कर लिया है, केवल 60% ड्राई किया है। तो मॉइस्चर कितना रह गया इसमें, जरा बताओ। सर मॉइस्चर रह गया 40%, मतलब नमी कितना रह गया सर, नमी 40% रह गई। और सूखा कितना लिए सर, सूखा 60% लिए, तो भी खराब हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी भी फसल को हमें क्या करना है सर, हमें लगभग उसे सुखाना कितना परसेंट, उसे हमें सुखाना 90-92%, 90 से 92% बस सुखाना है। और 8 से 10 या 9 से 10% क्या करना है उसे हमें, 8 से 10 या 9 से 10% क्या रखना है, हल्का सा गीला रखना है। तो वो फसल फिर रखे रखे खराब नहीं होती, आप उसे 3 साल 4 साल जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। चलो, आप मुझे ये बताइए, आपके मन में कभी कभी आता होगा कि भैया जो बीपीएल कार्ड चलते हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं क्या, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, एक होता है आपका ग्रीन वाला कार्ड, जिसमें जो है थोड़ा सा 5 रुपए में आपको 70 किलो अनाज मिल जाता है। मार्केट में जाओगे तो 20 रुपए किलो मिलेगा अनाज, 30 रुपए किलो भी मिल सकता है। लेकिन राशन में 5 रुपए में 70 किलो 50 किलो मिल जाता है। और येलो वाला यदि और कार्ड मिल जाए, येलो वाला, तो मुझे लगता है कि
₹5 में आपको 150 किलो भी मिल जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल है। तो गवर्नमेंट ये अनाज बांट क्यों रही है, कारण क्या है इसके पीछे, उसको भी हम यहां पर जरा डिस्कस करेंगे। क्या कारण है कि गवर्नमेंट जो है अनाज बांट रही है और कहती है कि हमने तो गरीबी हटा दिया, फिर अनाज क्यों बांट रही है? जी बेटा, गवर्नमेंट जो अनाज लेकर रखती है ना, ठीक है, जब वो अनाज खाने योग्य नहीं हो पाता है या उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है जिसे एक्सपोर्ट कर सके। चलो जैसे मान के चलो मैं आपके घर आया कुछ खरीदने के लिए, तो मैं क्या आपसे अच्छा माल लेना चाहूंगा, अच्छी क्वालिटी का? बोले यस सर। तो विदेश में कैसा सप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट? अच्छा वाला, सबसे अच्छी क्वालिटी का, वो विदेश में बेच दिया जाता है। तो ये गेहूं विदेश में बेचने लायक रहता नहीं है, क्योंकि वो हमसे ही गया है ना। जो भी किसान ऐसे धांधलाई कर लेते हैं, हर गांव के दिग्गज दिग्गज लोग, कि भैया हमारा गीला वाला ही ले लो, और सोसाइटी में उन्हीं के लोग रहते हैं, क्योंकि गांव के लोग ही आपस में वोट डालते हैं और नेता चुनते हैं। अब ये प्रोडक्ट कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, तो खाने योग्य नहीं होता है, तो वही क्या करते हैं, साफ करके क्या कर देते हैं, राशन के माध्यम से दे दिया जाता है। ये याद रखिएगा। और भी एक बात है, आज से इंडिया में एक भी फसल ना, ठीक है, उगाई जाए, आज से टोटल बंद कर दिया जाए कि भैया सब किसान, पूरे देश के किसान ने धरना दे दिए हैं कि अब हम फसल नहीं उगाएंगे, तो क्या इंडिया भूखा मर जाएगा 8 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने में? थोड़ा सा यहां पर आपको बता रहे हैं कि ये है क्या चीज। जी मतलब भूखमरी से मर जाएगा इंडिया। नहीं मरेगा। चलो 1 साल बाद, 1 साल तक किसान बोले हमको नहीं उगाना, फिर 1 साल बाद क्या होगा? फिर भी नहीं मरने वाले। 2 साल बाद, चलिए लगभग लगभग एक एवरेज आपको बता रहे हैं हम, इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, इनके पास में लगभग 5 साल तक का रिजर्व खाना रखा रहता है। मतलब खाना मतलब जिंदा रह सकते हो आप, आपको पिज्जा बर्गर भले ही ना मिले, चाउमीन मंचूरियन ना मिले, लेकिन आपको क्या मिल जाएगा? मक्का मिल जाएगा। इनके पास में रिजर्व में क्या होता है? मक्का रखा रहता है, गेहूं मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा, ठीक है, आपको चना मिलेगा, मूंग मिलेगा, मतलब जो नॉर्मली होता है हमारे यहाँ। इसी के लिए वेयर हाउस बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट वेयर हाउस बनाने के लिए क्यों आपको इतना ज्यादा लोन देती है, ठीक है? तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो 5 वर्ष का क्या मिलता है? तो सर 5 वर्ष का गवर्नमेंट के पास में क्या होता है? रिजर्व अनाज रहता है। ये याद रखिएगा, लगभग, ठीक है, जो सर्कुलेट होते रहता है। अब क्या होगा, जैसे मान चलो हमारे पास इस साल का अनाज हुआ, इस वर्ष का, जैसे मान चलो आप हमारे पास में अनाज हुआ कि भैया 2024 का अनाज हुआ, इस वर्ष का जो अनाज होगा वो यहां चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले आया होगा ना वो निकाल दिया जाएगा, फिर जो 25 का आएगा फिर और दूसरा निकाल लिया जाएगा। तो हर साल का अनाज यहाँ आते जाता है और एक एक करके हर साल का अनाज निकालते जाते हैं। तो जो निकला वाला अनाज रहता है ना बेटा, वो निकला वाला अनाज कहाँ आता है? राशन में आता है। निकला वाला अनाज जो है वो राशन में आता है। तो कभी राशन का अनाज देखना आप, राशन का चावल देखना, क्वालिटी नहीं मिलेगी। कि मिलती है क्वालिटी? क्वालिटी मिलती है या नहीं मिलती, बताओ? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मॉइस्चर के साथ ही बता दिए हैं कि गवर्नमेंट स्टोर करके रखती, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करके रखती है? स्टोर करके रखती है अनाजों को। चलिए क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम इसमें चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स रोग की। किसकी चर्चा करेंगे? इसमें चर्चा करेंगे हम लोग रोग की, डिसीज की। यदि आप मूंग लगा रहे हो तो कौन कौन से रोग इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स इसमें मिलता है हमें कौन सा रोग? ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू, नाम सुना क्या आपने? पाउडरी मिल्ड्यू, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने जी। पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है बच्चों? पाउडरी मिल्ड्यू
बताइए। तो सर ऐसा लगता है कि जो, ठीक है, हमारा पौधा होता है उसने पाउडर लगा लिया है। जैसे मान चलो आप पाउडर लगा लेते हो तो क्या पीले हो जाते हो? एक बच्चा कह रहा है कि सर पीला हो जाता है, पीलापन आ जाता है। वेरी गुड, मैं आपको पाउडर लगा देता हूं, तैयार कर देता हूं, ठीक है। तो तैयार होने के बाद में आप घर से बाहर निकलोगे तो पीले पीले नजर आओगे। पाउडर लगाने के बाद में कैसे नजर आती है आप बताओ? लगाते जरूर होंगे सब लोग, ठीक है। जब छोटे बच्चे थे तो मम्मी मस्त आपको जो है ज्यादा ज्यादा पाउडर लगा देते हैं, ठीक है। बोले यस सर, तो फिर पीले पीले नजर आते हो क्या आप लोग? बोले सर नहीं। तो फ्रेंड्स, पाउडरी मिल्ड्यू यदि आपको रोग देखना है तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता ये देखो। क्या इसने पाउडर लगाया है? देखो, लगाया कि इसने पाउडर? बोले यस सर। पाउडर लगाने के बाद में कैसा हो गया ये? सर ये हो गया सफेद रंग का। तो पत्तियों में सफेदपन आ जाना, पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद धब्बे आ जाना, ये पहचान होती है पाउडरी मिल्ड्यू की। किसकी पहचान होती है? सर ये पाउडरी मिल्ड्यू की होती है। अब ये होता क्यों है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये हुआ तो हुआ क्यों, कारण क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू कॉज्ड बाय, किस कारण से पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगा, कारण आपसे पेपर में पूछा जाता, बताओ। किस कारण से लगा भैया पाउडरी मिल्ड्यू? नहीं मालूम? किसी को भी नहीं मालूम कि पाउडरी मिल्ड्यू क्यों लगा? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोग है जो आपको मैक्सिमम सभी फसलों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल यही फसल, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिसमें ये कॉमन है। बताइए कहां मिलेगा आपको देखने के लिए? क्या ये फंगी के कारण हो रहा है? जरा बताओ। क्या एक प्रकार का फंगस लग गया है? क्या ये एक प्रकार से कवक के कारण हुआ है? क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार से जो है वायरस के कारण से हुआ है? ठीक है। क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार से बैक्टीरिया के कारण से हुआ है? बैक्टीरिया, जी, क्या ये बैक्टीरिया के कारण से हुआ है? या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये स्टूडेंट सभी के कारण से हुआ है? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप? और कोई आंसर अपना देना चाहे तो? जी, बहुत बढ़िया। गेहूं में भी लगता है, मक्के में भी ये लगता है, सोयाबीन में लगेगा, चना में लगेगा। तो बोले सर ये लगता है फफूंद के कारण से। किसके कारण से बच्चों? ये किसके कारण से लगता है सर? फफूंद। चलो, फफूंद किसके साथ जाना चाहोगे? फफूंद, फफूंद का मतलब क्या होता है जरा कोई बताएगा? सर फफूंद का मतलब होता है कबक। फफूंद का मतलब क्या होता है? कबक होता है। तो ये कबक जनित रोग है। कौन सा रोग है बच्चों? कबक जनित रोग है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। उस फफूंद का नाम कोई बताएगा जिस फफूंद के कारण से लगा? क्योंकि पेपर में आता है। पहली बात तो ये बनेगा एक क्वेश्चन कि भैया लगा तो किसके कारण से? फफूंद के कारण से। फिर उस फफूंद का नाम भी जाता है कि भैया पाउडरी मिल्ड्यू रोग किस फफूंद के कारण से लगता है? एनीवन? चलिए, यदि आपको पता नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, फिर प्रॉब्लम तो जरूर हो जाएगी ऐसे में।
नहीं मालूम? तो क्या स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, उस नाम को मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ठीक है, नाम कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, यदि आ जाए तो। ये नाम सुना क्या आपने? ठीक है, एरेप्सिफेल्स, ऐसा नाम सुना है? एरेप्सी एरेप्सी फेल, ऐसा कुछ नाम सुना है? वो सर नहीं सुना है। ये एक प्रकार का कवक है। एरेप्सिफेल नाम का क्या है? एक प्रकार का कवक है। इस कवक के कारण भी क्या होता है? पाउडरी मिल्ड्यू फैलता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पाउडरी मिल्ड्यू जो फैलता है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग तरीके का होता है। क्या आपने ये भी नाम सुना है? बताओ। माइक्रोस्फेरा, सुना है क्या ऐसा नाम? माइक्रो स्पोरा स्फेरा। बोले हाँ सर, ये नाम सुना है हमने। तो ये कवक के नाम है, ये बहुत सारे फफूंद के नाम है, फंगस के नाम है। इनके कारण से क्या फैलता है? तो सर पाउडरी मिल्ड्यू रोग जो है वो फैलते जाता है, बढ़ते जाता है। चलिए, तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स यहां पर दिखाऊंगा कि ये माइक्रोस्पोरा एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है, माइक्रोस्पोरा आप लोगों को दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसा है, कैसे दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब इसे जूम करके देखा गया, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के नजर आए। देखिएगा, जब इनको जूम करके देखा गया, ठीक है, तो ये होते तो बहुत बारीक बारीक से हैं, वाइट वाइट कलर के। तो ये कुछ इस तरीके से धब्बे छोड़ते हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे। ये माइक्रोस्पोरा है आप लोगों के। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया हैं आप लोगों के कि फंगस हैं? बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं? जी, तो सर एक प्रकार के ये क्या है? फंगस है। बोले यस सर। जब इन्हें और भी जूम करके देखा गया तो ये कुछ ऐसे नजर आए। देखो, क्या ऐसे ही वाइट वाइट धब्बे छोड़ते जाते हैं वो, और अपना आकार जो है वो चेंज करते जाते हैं। देखो, उनकी जो बाहर की लेयर है वो वाइट वाइट सी रंग की हो गई, अंदर अपना अलग रंग है। तो ऐसे फैलाते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, एक पौधे से दूसरा पौधा, दूसरे पौधे से तीसरा पौधा। तो आपने देखा होगा, जब भी आप यदि खेत कभी गए हो, किसी फील्ड पर यदि आप गए हो विजिट पर, या अपने खुद के स्वयं के खेत में यदि आप गए होंगे, तो ये हल्के से शुरुआत होते हैं। पहले एक पत्ती में हल्का सा किसी एक कॉर्नर में होंगे, फिर वो पूरी पत्ती पर हो जाएंगे, फिर दूसरी पत्ती पर, फिर पूरे पौधे पर। इस तरीके से फैलते जाते हैं। तो बन जाएगा क्या पेपर में यदि पूछा जाएगा तो, कि भैया पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, संबंधित है कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से? तो सर फंगस से है, कवक से है, फफूंद से है। और कौन से फफूंद से? तो माइक्रोस्पोरा नाम मिलेगा, या आपको एरेप्सिफेल मिल जाएगा नाम। तो ये आप लोगों का मूंग का टॉपिक था, जो पेपर में लगातार कई बार पूछा जा चुका है, यदि आए। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक पर आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।